स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अमेरिका बुढ़ा हो रहा है और जब कोई देश बुढ़ाता है या जब कोई देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होती है तो उसका फायदा किसी ना किसी और को तो मिलता ही है, क्योंकि काम करने के लिए लोग तो चाहिए ही। क्योंकि बूढ़े लोग, वृद्ध लोग ज्यादा काम तो कर नहीं सकते, यंग लोग चाहिए काम करने के लिए। तो अगर किसी देश में जैसे यूएस में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो रही है, तो वहां काम करने के लिए लोग चाहिए, तो उसका फायदा भारत को मिल सकता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई इंडिया स्टैंड्स टू गेन एज अमेरिका ग्रोज ओल्डर। जैसे जैसे अमेरिका बुढ़ा रहा है, बुढ़ा हो रहा है, कैसे भारत को फायदा मिलेगा। अब ये न्यूज खबर में कैसे आई है? इलॉन मस्क, सब जानते हैं, स्पेस एक्स टेस्ला के फाउंडर, उन्होंने कुछ ट्वीट किया था। उस ट्वीट को डिस्कस करने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। अगर आपको सेशन की PDF चाहिए तो ये ग्रुप फॉलो कर लेना, PDF मिल जाएगी और तीनों जगह आप अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो इलॉन मस्क ने ट्विटर पे, जो ट्विटर के अब प्रेजेंटिव बॉस भी होने वाले, खरीदने वाले हैं, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं और जिनकी बात बहुत लोग सुनते हैं, उन्होंने ट्वीट किया अभी हाल ही में कि पॉपुलेशन कोलैप्स ड्यू टू लो बर्थ रेट इज बिगर रिस्क देन ग्लोबल वार्मिंग, मार्क माई वर्ड्स। उन्होंने कहा कि कम बच्चा पैदा करना की जो ये प्रवृत्ति अमेरिका में आ चुकी है, इसकी वजह से हमारे सिविलाइजेशन को एक खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज से बड़ा खतरा है। कुछ साल पहले उन्होंने इस पे और भी कुछ बोला था। उन्होंने बोला था, अज्यूमिंग देयर इज अ बेनोवेलेंट फ्यूचर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम द वर्ल्ड विल फेस इन 20 ईयर इज पॉपुलेशन कोलैप्स। मतलब इन्होंने बोला, अगर आगे जाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ट्रांसफॉर्मर मूवी की तरह हम लोग को कंट्रोल करता है, तो उस समय भी सबसे बड़ी समस्या होने वाली है कम जनसंख्या की। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं हमको ज्यादा जनसंख्या करनी चाहिए। अब देखिए, इनकी ये बात उसी तरह सत्य है, ऐसा कुछ ट्वीट किया था इन्होंने, ठीक है। अब इनकी बात उसी तरह सत्य है कि एक एस्टेरॉइड आएगा, उल्का पिंड आएगा और अर्थ से टकराएगा और जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। वो भी सकता है, वो ये भी सकता है, लेकिन ये उतना ही सच है। क्यों? क्योंकि अगर हम UN यानी यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पे ध्यान दें, तो एक ऑफिशियल डेटा है, तो उनके हिसाब से आज के समय पूरी दुनिया में लगभग 8 बिलियन लोग हैं और 2100 में, यानी आज से लगभग 78 ईयर्स बाद में, पूरी दुनिया में 10.4 बिलियन लोग होंगे। तो कहां है पॉपुलेशन कोलैप्स? तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन अगर उनकी ये डर को समझने की कोशिश करें तो एक तरीके का जेनोफोबिया उनके अंदर दिखता है। क्या है वो समझते हैं हम लोग। वो चीज क्या है? पहली चीज तो यहां समझ लेते हैं, 10.4 बिलियन हो जाएगा और कौन सा ऐसा रीजन है जिसके अंदर द ओनली रीजन दैट विल सी अ ओवरऑल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन 2022 से 2050 के बीच में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से है साउथ ईस्ट एशियन रीजन। साउथ ईस्ट एशियन रीजन कौन सा है? ये वाला, इसमें जापान भी इंक्लूडेड है। जैसे अभी देखते हैं जापान का जो फर्टिलिटी रेट है, यानी एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो है 1.3। अगर आज की पॉपुलेशन आपको मेंटेन करनी है तो फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए? 2.1, जो भारत का भी टारगेट है। अगर आज की जनसंख्या सस्टेन करनी है आगे, तो हर महिला को 2 बच्चों को जन्म देना है। लेकिन जापान में 1.3। और चाइना ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना रखी थी और उसको स्ट्रिंजेंटली इंपोज किया लोगों पे। अब वहां भी समस्या आ चुकी है। अभी हाल ही में
जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई उसमें जी जिनपिंग ने ये बोला कि अब वो वन चाइल्ड पॉलिसी अबॉलिश करके अब ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए चाइना के लोगों को कहेंगे। तो भाई एक बात समझिए, कम बच्चे पैदा करने के लिए एनफोर्स करना आसान होता है, आप स्टेरिलाइज कर सकते हो, आप कानून बना सकते हो। अभी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि ज्यादा बच्चा पैदा करो। तो फोर्सिंग पीपल टू हैव मोर चाइल्ड इज मोर डिफिकल्ट देन फोर्सिंग पीपल टू हैव लेस चाइल्ड। तो चाइना में भी ये समस्या होने वाली है। चाइना का भी डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो चुका है। और हाल ही में भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके संघ संचालक में भी यही बोला है कि चाइना बूढ़ा हो चुका है, अब बारी भारत की है। तो ये फैक्चुअल पोजीशंस है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, इन द सेम पीरियड इंडियन पॉपुलेशन विल ग्रो बाय 250 मिलियन। 250 मिलियन लोग ज्यादा होंगे भारत में, और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या, चाइना को भी ओवरटेक कर भारत बन जाएगा। और भारत में क्या है, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब ये समझने की जरूरत है कि ये इलॉन मस्क जी ने ये क्यों कहा है। क्योंकि अमेरिका में जो डेमोग्राफिक्स है, जो पॉपुलेशन मिक्स है, वो चेंज हो रहा है। उसमें जो वाइट्स हैं, वाइट कॉकेशियंस हैं, जो यूरोप से आए हुए हैं, उनकी जनसंख्या कम हो रही है, और उन लोग को डर है कि वो माइनॉरिटी बन जाएंगे। और ज्यादा पॉपुलेशन अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स यानी जो साउथ अमेरिका से लोग हैं, उसके अलावा इंडियंस, एशियंस, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये डर उनके ट्वीट में ज्यादा दिख रहा है, जो उनने एडमिट नहीं किया। तो जेनोफोबिक बात है, ये थोड़ी रेशियल ओरिएंटेड कमेंट उनका है। खैर, उनकी तो ये बात है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बोला जाता है कि हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? जनसंख्या लाभांश। जिस देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले लोग ज्यादा होते हैं, उस देश में जनसंख्या लाभांश बोला जाता है। क्योंकि जब काम करने की उम्र वाले लोग ज्यादा होंगे तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हम बहुत ही युवा देश है। हमारी जो मीडियन वर्किंग एज है वो 29 साल होगी, विच मीन्स more than half of our educated workers will be still in their 20s from many years। यानी अगले 10-15 साल के लिए हमारे देश के कई लोग जो काम करने की एज में हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपने 20s में होंगे या अर्ली 30s में होंगे। तो हम लोग प्रोडक्टिव हैं ज्यादा। Suffice to say, however, sooner or later any demographic dividend must come to an end। यानी obviously आज जो लोग यंग हैं, मैं और आप सब लोग, हम सब ओल्ड होंगे, हम सब लोग बूढ़े होंगे। लेकिन वो चिंता भारत को आज तो है नहीं कि लंबे समय के लिए आज के समय भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब ये अमेरिका में ये कब था, ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अब उसी कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे अब क्या हो रहा है। तो उसको समझने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सुनहरा मौका है एडमिशन लेने का। यह आखिरी फाउंडेशन बैच है 2023 के लिए। इसके अंदर सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से प्री और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और बाद में यही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 साल के लिए अवेलेबल रहेगी बार बार देखने के लिए। साथ ही साथ आपको इसमें करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा। इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दिया जाएगा, जैसे प्रीलिम्स के पहले रिवीजन कर पाओ। मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, वीकली रिवीजन क्विज दिया जाएगा, ज्ञानवाणी सेशन होंगे डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, एक्सपीरियंस लोगों के जरिए, और साथ ही साथ आपको इसमें मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपके फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह रोल प्ले करेंगे। तो ये सारी चीजें और बहुत कुछ और आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 19,000 की कीमत पे, अगर आप इस कोर्स में अभी एडमिशन लेते हैं। ये कोड लगाना है आपको KP Live।
तो आपको ये 19,000 रुपये मिल जाएगा, नहीं तो 24,000 का है। उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। 18 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, ज्योग्राफी से क्लासेस चालू हुई है, शाम का बैच है, तो इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें ज्योग्राफी चल रही है, उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगी जो मैं पढ़ाऊंगा, तो किसी को जानना है तो ये चीज है। अब आ जाते हैं आगे। अब जैसे भारत में आज के समय डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूएस में कब था? यूएस में डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो गया था 1965 में, यानी उनके जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग थे वो आखिरी बच्चा पैदा हुआ था 1965 में। लेकिन एक और चीज हमें समझने वाली जाली है कि हमें वहां एक चीज समझनी है माइक्रो डेमोग्राफिक्स के बारे में। यानी अगर भारत में माइक्रो डेमोग्राफिक्स की बात करें तो यहां हम क्या है कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ये माइक्रो डेमोग्राफिक्स है। मतलब एक तो पूरी जनसंख्या, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोगों को जब हम बांट कर देखते हैं कि किसकी जनसंख्या बढ़ी किसकी नहीं बढ़ी, उसको माइक्रो डेमोग्राफिक्स बोला जाता है। ऐसी यूएस में भी माइक्रो डेमोग्राफिक्स की पिक्चर समझनी, तभी इलॉन मस्क का ये दर्द आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात क्या, लेट्स टेक द फिगर। एक किताब है उसकी बात कर लेते हैं, उसके फिगर्स को ले लेते हैं। ये किताब है व्हाई डोंट यू लाइक मी, जिसको लिखा है प्रोफेसर मिचेल स्प्रिंगर ने। ठीक है, इसके फिगर्स की बात करते हैं। विच इज अ डीप एनालिसिस इन यूएस माइक्रोडायनामिक्स ट्रेंड्स। अब करंट ग्रोथ रेट देखें, फिगर देखें अगर अमेरिका का, तो यूएस विल रीच रफली 400 मिलियन पीपल इन द ईयर 1958, यानी 400 मिलियन पॉपुलेशन होगी यूएस की। ठीक है, 400 मिलियन, यानी लगभग 40 करोड़ लोग, न 40 करोड़ लोग। अमेरिका रीच्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन 2011, 2011 में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हुआ कि जो उनके 1965 में जो उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड हुआ, उसका मतलब क्या था कि आखिरी बच्चा जो उनका डेमोग्राफिक वर्किंग एज पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जिसने अमेरिका को प्रोपेल किया पिछली शताब्दी में, वो बच्चा आखिरी तब जन्म लिया 2065 में। और 2011 क्यों एक इंपॉर्टेंट साल है अमेरिका की हिस्ट्री में, पॉपुलेशन हिस्ट्री में? क्यों? क्योंकि 2011 एक पहला ऐसा साल था जिसमें अमेरिका में वाइट बच्चों से ज्यादा, कॉकेशियन यूरोपियन बच्चों से ज्यादा माइनॉरिटी बच्चे पैदा हुए, यानी अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स, इंडियन, एशियंस, इनके बच्चे ज्यादा पैदा हुए अमेरिका में वाइट्स के मुकाबले। तो इन अबाउट 3 decades कॉकेशियन विल बी माइनॉरिटी इन यूएस। कॉकेशियंस क्या होते हैं? जो लोग यूरोप से मूव हुए थे अमेरिका में, वाइट्स, गोरी चमड़ी वाले लोग। तो अगले 30 सालों में उनकी जनसंख्या माइनॉरिटीज से कम हो जाएगी, तो वो माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो ये डर है इलॉन मस्क के अंदर, तभी वो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। While this explains some of the state of mind of Musk may have been when he made his comment, there is actually completely different set of number that we should be looking from an Indian technologist perspective. भारत के हिसाब से हमें दूसरा पर्सपेक्टिव देखना है। कैसे? चाहे हम एक्सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम वहां टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हम अभी करते हैं, चाहे हम अपना सामान बेचना चाहते हैं वहां उस देश में, चाहे हम अमेरिका में जाकर रहना चाहते, तीनों पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन भारत को सूट करती है, क्योंकि काम करने के लिए लोग चाहिए, उनके पास तो होगा नहीं, तो कहां से आएगा बंदा? भारत में 250 मिलियन लोग ऐड होंगे अगले 50, मतलब आज से 25 साल में, तो वो लोग को वहां काम मिल सकता है। सिंगल फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ यूएस पॉपुलेशन इज इंडिविजुअल्स हु आर 55 ऑफ एज और ओल्डर, यानी उनकी जनसंख्या में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जनसंख्या कौन सी है? जिसकी उम्र 55 साल या उससे ज्यादा है। मतलब जो लोग 1900, आखिरी बच्चा जो 1965 में पैदा हुआ था, यानी वो वाली पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है? बेबी बूमर्स। अमेरिका की वो लोग
जिनका जन्म 1946 से 1964 या 1965 के बीच में हुआ था, जिन्होंने अमेरिका को उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड पिछली शताब्दी में दिया, पिछली सेंचुरी में दिया, वो कहलाते हैं बेबी बूमर्स, जो अब बूढ़े हो रहे हैं। मतलब दे बिगैन टर्निंग 65, ये जो बेबी बूमर्स थे ये 65 साल के होने लगे, मतलब रिटायर होने लगे 1 जनवरी 2011 को, और वो दे आर एजिंग पास 65 एट अ रेट ऑफ 10,000 बेबी बूमर्स पर डे। यानी ये जो लोग पैदा हुए थे 1946 और 74 के बीच में तो 74 बोल रहा हूं, 64 के बीच में, ठीक है, उनकी उम्र अब बढ़ रही है। पहला बंदा जो 65 हुआ 2011 में हुआ, हर दिन 10,000 लोग हो रहे हैं। और जो आखिरी बच्चा 1965 में पैदा हुआ था अमेरिका में, जो 65 टर्न करेगा, वो है 1929 में। तो लास्ट बेबी बूमर विल टर्न 65 in the year 2029, making 2030 the first year that all baby boomers will be 65। यानी जो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो पूरी तरह बुढ़ा हो जाएगा। Assuming 1965 is the hard cutoff that defines this generation, आखिरी बच्चा जो पैदा हुआ, then January 2030 ईच वन ऑफ द सर्वाइविंग, जो भी लोग जिंदा हैं उस जमाने वाले 1946 से 1965 के बीच वाले, जितने लोग जिंदा रहेंगे 1930 तक, उनकी जनसंख्या होगी 78.8 मिलियन बेबीज। यानी यही होगा, ईच ऑफ वन ऑफ द सर्वाइविंग 78.8 मिलियन बेबी बूमर्स विल बी एटलीस्ट 65 ईयर्स। यानी इतने सारे लोग, यानी 400 मिलियन लोगों में इतने सारे लोग, यानी 80 मिलियन लोग बूढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन 2022 द एज रेंज ऑफ बेबी बूमर्स में समझ आ गया होगा, 58 से 76 के बीच में, वो लोग 1946 से 1964 में पैदा हुए जो लोग। फॉलोइंग द बेबी बूमर डेमोग्राफिक्स डिविडेंड, फार फ्यूअर अमेरिकन्स वर बॉर्न सक्सीडिंग जनरेशन। यानी 1965 के बाद जिन लोगों ने बच्चा पैदा किए, उन्होंने कम बच्चे पैदा किए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहां की वाइट पॉपुलेशन थी, जो वहां की नेटिव वर्किंग पॉपुलेशन थी, उसमें कमी आ गई। बट उसके साथ ही साथ 1965 एक कट ऑफ ईयर है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि 1965 में ही वहां इमिग्रेशन रिफॉर्म चालू हुए। इमिग्रेशन रिफॉर्म मतलब अमेरिका ने अपनी कंट्री को दूसरे देश के लोगों के लिए खोला कि आप आइए, यहां सेटल हुई है, यहां काम करिए। दैट बिगैन इन 1965, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ नॉन वाइट्स अमेरिका में आए और अमेरिका की पॉपुलेशन एक मिक्सचर बनी। और ये अमेरिका के लिए 1965 एक बैनर ईयर, क्योंकि उनका डेमोग्राफिक के लिए भी और इमिग्रेशन के लिए दो चीजें खासतौर से यहां हुई। एक, अमेरिका में ट्रू डेमोक्रेसी आई, असल प्रजातंत्र आया। क्यों? क्योंकि वहां के सभी सिटीजन्स को वोटिंग का अधिकार मिला। आप किसी भी देश से आए हो, किसी भी नेशनैलिटी के हो, किसी भी रिलीजन के हो, सबको एक वोट डालने का अधिकार मिला। दूसरा, वहां उनका इमिग्रेशन रिफॉर्म हुआ। क्या पहले क्या था? नेशनल ओरिजिन लगाया था। आप किस देश से बिलोंग करते हो उसके आधार पे ही आपको यूएस में सेटल होने की परमिशन मिलती थी। तो आमतौर से जो लोग यूरोप से अमेरिका आते थे उन्हीं लोग को परमिशन मिलती थी। भारत से, एशिया से, अफ्रीका से लोग जब जाते थे तो उनको वहां सेटल होने की परमिशन में बहुत तकलीफ होती थी। तो ये नेशनल ओरिजिन का क्राइटेरिया ये हटा दिया, क्योंकि वहां एक कानून पास हुआ, यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट 1965, जिसको हार्ट सेलर एक्ट भी बोलते हैं। इन दो कारणों की वजह से 1965 और डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो बेबी बूमर्स वाला बताया, उसकी वजह से एक सेमिनल ईयर है। क्योंकि 1965 के पहले नेशनल ओरिजिन का क्राइटेरिया लगा रखा था, जिसकी वजह से ज्यादा जो लोग अमेरिका में जाकर सेटल होने के लिए दूसरे देशों से जाते थे वो यूरोपियंस होते। लेकिन जब वो हट गया तो उसका फायदा कई देशों को मिला, और खास तौर से इंडिया को उसका फायदा मिला, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस भी तो, इंडियंस एक बहुत बड़ी
पॉपुलेशन ग्रुप है अमेरिका में। तो इंडियंस हैव बीन बेनिफिशियरी ऑफ दिस की पॉलिसी 1965 के बाद 55 साल से। अब डिस्पाइट लॉन्ग क्यूज, यानी यूएस एम्बेसी में हमने एक वीडियो भी बनाया था कि वीजा नहीं मिल रहा है, इन सब कारणों की लंबी क्यूज हैं, वेट लाइन है, वीजा नहीं मिल रहा है, बैकलॉग चल रहा है, ये सब है। इसके बाद भी क्योंकि अमेरिका का जो वाइट डेमोग्राफिक्स है वो हटे जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, तो उसमें लगातार डिक्लाइन हो रहा है, तो उनके यहाँ काम करने के लिए स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में, गुड्स सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। और वो जरूरत भारत कर सकता है पूरी, क्योंकि भारत के पास एक यंग पॉपुलेशन है जो वहां जा सकती है, इमिग्रेट कर सकती है और वहां काम कर सकती है, सेटल हो सकती है। तो विल बेनिफिट इंडियाज टेक्नोलॉजी सेक्टर एज वेल एज दोज हु वांट टू इमिग्रेट टू यूएस फॉर क्वाइट सम टाइम टू कम, क्योंकि उनके पास लोगों के है ही नहीं, तो भारत के लोग वहां जाएंगे। 250 मिलियन ज्यादा लोग होंगे भारत के पास, उनको हर आदमी को तो भारत में नौकरी मिल नहीं सकती, काम मिल नहीं सकता, तो विदेश जाएंगे। ना कि सिर्फ अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, जापान जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो देश हैं इन सब में डेमोग्राफिक डिविडेंड की कमी है जिसकी पूर्ति भारत करेगा। तो मेरी आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इन तीनों जगह रीच आउट कर सकते हैं। सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो यहाँ कांटेक्ट कर लो, यहाँ मिल जाएगी पीडीएफ। जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो। फायदे मैं पहले बता चुका हूं, ये कोड आपको लगाना है, आपको ये 19,000 रुपए में मिल जाएगा, तो इसका इस्तेमाल करिए। क्लासेस 18 अक्टूबर से चालू हो चुकी हैं ज्योग्राफी से, शाम का बैच है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सुनने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।